हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोम अमेंडा, और ये है चैप्टर 5 की पोम। और देख लेते हैं कि इस पोम का एक्सप्लेनेशन क्या है, कौन है इस पोम के पोएट और किस तरीके की पोएम्स लिखती हैं वो, हर स्टाइल ऑफ राइटिंग। इनका नाम है रॉबिन मैकमैगे। रॉबिन मैकमैगे क्लीन या क्लाइन, इनके जो नेम के प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अलग अलग हैं स्टूडेंट्स। आप ये मत सोचिए कि ये क्लीन होंगी या क्लाइन होंगी। ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वो यूके या यूएस इंग्लिश से थोड़े अलग होते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें क्लाइन बोलेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर एंड अप्रोप्रिएट। तो इनका नाम होगा रॉबिन मैकमैगे क्लाइन। ऑलराइट, इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी को 1936। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कैम्पसे में, इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबर्न, मतलब ये अब मेलबर्न में रह रही हैं। अब इनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? सबसे पहले तो ये कि चिल्ड्रंस लिटरेचर लिखती हैं, यानी बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखती हैं और बच्चों का स्पेसिफिकली लिटरेचर लिखती हैं। अब कई लोगों का सोचना ये है कि अगर चिल्ड्रंस लिटरेचर है इसका मतलब सिर्फ वो स्टोरीज़ बच्चों के मुताबिक ही होंगी। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ दो चीज़ें सीखिए। पहले ये चिल्ड्रंस लिटरेचर में जो थीम्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं या जो स्टोरी लाइन्स होती हैं, वो बच्चों से या बचपन से इंस्पायर्ड होती हैं। वो मेन कैरेक्टर्स में जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, लेकिन जो स्टोरीज़ होती हैं या जो मैसेजेस होते हैं वो सभी के सभी बच्चों के लिए ही सिर्फ नहीं होते, बड़ों के लिए भी होते हैं, मैच्योर लोगों के लिए भी होते हैं, ताकि वो भी अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या क्या है। ऑलराइट, सो चिल्ड्रंस लिटरेचर यही होता है, और ये ज़्यादातर करके बच्चों को लेकर ही अपनी स्टोरीज़ लिखा करती थी। हर एयर ऑफ डायलॉग, अब यहाँ पर एक ये चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, आपको समझना ज़रूरी है कि एयर फॉर डायलॉग का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब है कि इनकी बातों को समझने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। द वे शी अंडरस्टैंड्स अ कॉन्वर्सेशन, द डीपर मीनिंग ऑफ वॉट समवन हैज़ सेड, ये जो क्षमता है उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो जब समझ पाती हैं तो बेहतर समझ पाती हैं, इसीलिए बेहतर तरीके से समझा भी पाती हैं, और यही क्वालिटी इन्हें वन ऑफ द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर्स भी बनाता है। और आगे पढ़ लेते हैं। हर गिफ्ट फॉर सोशल ऑब्जर्वेशन एंड मास्टरी ऑफ स्टोरी टेलिंग मेक हर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट वर्सेटाइल एंड बेस्ट लव्ड राइटर्स, यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि वो जो बातें समझती हैं वो तो बहुत बढ़िया तरीके से समझती ही हैं, उनका जो बातें समझाने का तरीका है या सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसे बढ़िया तरीके से ऑब्ज़र्व करने का जो तरीका है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और फिर वो जो ऑब्ज़र्व करके जो बताना चाहती हैं, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग उनकी जो है, जिस तरीके से वो अपनी स्टोरीज़ बताती हैं या सुनाती हैं, वो भी इतना शानदार और इतना बढ़िया है कि इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोएट्स में से एक हैं। आपके लिए ये हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एंड it is very important for any writer, any sort of writer, be it a poet, be it an author, जो भी किसी भी तरीके के जो writers हैं या speakers हैं या फिर हमारे जैसे ordinary इंसान भी हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि अगर हमें कोई भी चीज़ समझानी है किसी को तो सबसे पहले उसे खुद समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये ना सोचें कि हमें सब आता है और फिर हमने समझाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। पहले खुद उस चीज़ को पूरी तरीके से समझें और उसके बाद ही उस चीज़ को किसी को समझाने की कोशिश करें या शुरुआत भी करें, ठीक है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जो पोएम है अमेंडा, ये जिस लड़की के बारे में है उस लड़की का नाम अमेंडा ही है, और उसका जो बचपन है, जिस तरीके का उसका बचपन है, वहाँ क्या क्या उसको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं,
जब तक कोई भी बड़ा या सीनियर या मैच्योर पर्सन उसे नहीं समझेगा, तब तक वो एक छोटे बच्चे को अच्छे से हैंडल भी नहीं कर सकता। अगर हमको यही नहीं पता है कि एक बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस ज़रूरत को पूरी कैसे करोगे? पूरी नहीं कर सकते मतलब समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले ये एक मैच्योर माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसे बच्चे को समझे जो अभी मैच्योर हुआ ही नहीं, पूरी तरीके से बायोलॉजिकली डेवलप्ड भी नहीं हुआ है। तो पहले उसे समझे और फिर उसे हिदायतें दें। ओके, अब जान लेते हैं मैं अबाउट द पोअम। अब ये पोम के बारे में क्या लिखा गया है, किसके बारे में है ये पोम? वेल, ये बेसिकली है चाइल्डहुड के बारे में, यानी बचपन के बारे में, और उस बचपन को एक लड़की के थ्रू बताया है इसमें। और क्या नाम है इस लड़की का? इसका नाम है अमेंडा। बेसिकली जो बचपन होता है उसमें आप क्या करना चाहते हैं? खेलना कूदना चाहते हैं, बस एंजॉय करना चाहते हैं। उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं किसी भी तरीके की, जो ड्यूटीज़ होती हैं। तो देखिए, एक जो हमारी लाइफ जो होती है ना, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? पूरी तरीके से लर्निंग्स पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम इतने छोटे हैं तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत, या हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत। ऐसा नहीं है। आप किसी भी एज में हैं, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, और भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा सीखते रहना ज़रूरी होता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम बहुत बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तब उस समय हमें धीरे धीरे ये सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। जैसे हम हर समय के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती है, ड्यूटीज़ चेंज होती है, तो हमें हर एज में वो नई ड्यूटीज़ सीखनी है, नए समझाइश जो हमें दी जा रही है, नई नई लर्निंग्स जो हैं, वो हमें सब सीखना है। ऑलराइट, तो ये हमको सब समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते। जब बचपन में इतने ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई होती कि हम उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। और ये पूरा सिनेरियो जो है इस पोम के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लाइन ने एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, तो एक बार इसका रिटन एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द थीम ऑफ रॉबिन क्लाइन्स पोम Amanda is childhood innocence and the challenges of maturing. The poem tells the story of a little girl named Amanda as she faces the difficulties of growing up. अब ये क्या है? अमेंडा के बारे में ये है, और अमेंडा का जो बचपन है, चाइल्डहुड का मतलब ही होता है बचपन। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन। तो ये बचपन की जो उसकी जो एक इनोसेंस है, एक मासूमियत होती है। जैसे जब हम छोटे होते हैं ना, हम बहुत इनोसेंस होते हैं, हमें ज़्यादा बहुत ना कोई सेल्फिश एटीट्यूड हम में इतना होता है, ना हम कोई पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं होता। तो इसलिए क्या, हम बहुत ही इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। और लाइफ जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो किस बात के चैलेंजेस होते हैं? मेजरली वो होते हैं मैच्योर, यानी समझदार बनने के, कि अब हमें समझदार बनना है, हमेशा मासूम ही नहीं बने रहना है। वी आर सपोज टू बिकम मैच्योरर नाउ, राइट? तो ये इनोसेंस हमारी क्या है, अब मैच्योरिटी में जैसे जैसे तब्दील होती जा रही है, वो इस अमेंडा के सामने एक चैलेंज के रूप में अब आ रहा है। ठीक है, अब the poem tells the story of a little girl named Amanda as she faces the difficulties of growing up. अब जब वो बड़ी हो रही थी, तब उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब वो क्या परेशानियाँ थी, उनके बारे में तो हम जब पोम पढ़ेंगे तब जानेंगे ही। लेकिन मेजरली वो परेशानियाँ लाने वाला व्यक्ति कौन था? हर मदर। क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ही, और ख़ास तौर से हमारी जो मदर्स होती हैं, वही सब कुछ सिखाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझाती हैं। और समझाने के लिए एक तरीका क्या होता है? हमें टोकना। मान लीजिए हम अगर कोई गलत हरकत कर रहे हैं, या एक छोटी सी चीज़ है, खाना खा रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रहे, बिल्कुल भी ढंग से नहीं खा रहे, यहाँ गिरा रहे हैं, वहाँ गिरा रहे हैं, कपड़ों पे गिरा रहे हैं, तो ये अगर सही, ये खाना खाने का सही तरीका नहीं है। अब मैं यहाँ पर 2 साल या 3 साल के बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ इतने बड़े बच्चे की बात कर रही हूँ जो खाना तो तरीके से खा ही सकता है कम से कम। तो अगर बच्चा इस तरीके से ढंग से खाना नहीं खाता, तो मदर्स पहले प्यार से समझाती हैं, और अगर नहीं समझते तो फिर धीरे धीरे सख्ताई से पेश आती हैं, और लास्ट में एक डांट भी लगाती हैं कि अच्छे से खाना खाओ।
क्योंकि फूड वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, एक दाना भी खाने का वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आई एम श्योर आप भी इसी तरीके से खाना खाते हैं जहाँ कुछ भी वेस्ट ना हो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी के अभी ये हरकत छोड़ दीजिए, एक भी दाना खाने का वेस्ट नहीं करना है। और अब आप कमेंट सेक्शन में भी ये लिखकर बताएंगे कि क्या आप खाने का एक भी दाना वेस्ट करते हैं, और आंसर्स नहीं होने चाहिए, ऑलराइट, नहीं ही होने चाहिए, आई शुड बी सेइंग। तो ये हैबिट को अपना लीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि येस वी प्रॉमिस वी विल नॉट वेस्ट फूड इवन इफ इट इज़ अ सिंगल ग्रेन, ओके। तो यहाँ पर हमें जो मदर्स हैं वो टोकती हैं ताकि हम इम्प्रूव हों। तो व्हेन हर मदर एक्सपेक्ट्स हर टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एंड शी डिज़ायर्स टू एस्केप फ्रॉम द ड्यूटीज़ ऑफ ग्रोइंग अप। अब मदर्स क्या करती हैं, खूब सब सिखाती हैं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सब हमारी मदर्स हमें सिखाती हैं। और इसी मोमेंट पे जो अमेंडा है वो अपने बचपन की जो इन्जॉय जो कर रही है ना, उस इन्जॉयमेंट को इन्जॉय करना चाहती है, जो फ़न उसका हो रहा है लाइफ के अंदर, जो इन्जॉय वो कर रही है बस उसी में ही वो जीना चाहती है। ये मदर की जो रोका टोकी है ना, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। The poem emphasizes the battle to maintain the freedom and joy of childhood when adult duties start to take control. अब यहाँ ये है कि हमेशा तो बचपन में जिया नहीं जा सकता, आप बड़े तो होते ही हैं, और जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं वैसे वैसे आपको रिस्पॉन्सिबली भी बिहेव करना ज़रूरी होता है। और यही जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे हमारे ऊपर आती जाती हैं तो हमारी जो फ्रीडम है ना, जो एकदम हम रिलैक्स माइंड से रहते थे, जहाँ हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, धीरे धीरे वो फ्रीडम हमसे दूर होती चली जाती है। और वही जो स्ट्रगल है, वही स्ट्रगल से अमेंडा इस पोम में डील करती है स्टूडेंट्स। तो हमें अब इसका देख लेना है स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। ये आपका हिंदी अनुवाद है कि ये पोम बेसिकली किसके बारे में है, और ये बताने का मेन रीज़न ये भी था ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि इस पोम की थीम क्या है। एक्सप्लेनेशन से तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन जब तक थीम ना समझ में आ जाए और कारण ना समझ में आ जाए, एक्सप्लेनेशन समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। अब ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपकी पोम में पोम की स्टैंजा स्टार्ट होने से पहले दिया गया है, ओके। तो एक बार इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि क्यों दिया गया है ये पैराग्राफ और क्लाइंट ने लिखा क्या है इसमें। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. अब ये जो है बेसिकली एक्चुअली ये जो है वो क्लाइंट ने, जो पोएट हैं, उन्होंने नहीं लिखा है, बेसिकली इस पोम के बारे में ये लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग पहले देख लेते हैं, कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है टू रिड्यूस। क्या होता है? टू रिड्यूस यानी घटाना, कम कर देना। तो आपको हमेशा ये लगता है, यानी एक बच्चे को हमेशा ये लगता है कि उसे हमेशा ही उसके पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं और हमेशा कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देते ही रहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, है ना, ये सब करते रहते हैं। और आपको हो सकता है ये भी लगे कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो आज़ादी है, वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स या एल्डर्स आपको अलाउ नहीं करते। यहाँ स्टूडेंट्स आपका एक छोटा सा होमवर्क आता है, आपको कमेंट सेक्शंस में ये लिखना है कि आप क्या क्या वो चीज़ें करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपको करने से रोकते हैं, मना करते हैं। हो सकता है वो आपकी कोई हॉबी हो सकता है वो आपके पसंद का कोई स्पोर्ट हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा सिर्फ किसी एक स्पोर्ट की बात नहीं करते, इनफैक्ट वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं लेकिन उन्हें परमिशन नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है कि नहीं खेलो, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों जो आप करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स किसी ना किसी वजह से या फिर
बिना किसी वजह भी कई बार आपको वो करने से मना कर देते हैं। आपका होमवर्क अब यहाँ पर ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं और पेरेंट्स मना करते हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल लिखिए, बताइए मुझे और मैं उन्हें पढ़ के ज़रूर आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं अब हमारी पोएम की तरफ। स्टैंजा 1। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid, a drifting blissfully. अब यहाँ इतने सारे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स दिए हुए हैं आपको स्टूडेंट्स। आप देखिए लाइन्स हैं, फ्रेजेस हैं सिर्फ 5 और जस्ट सी द लिस्ट ऑफ वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स हैं तो यहाँ पर देखते रहिए। फर्स्ट फ्रेज में कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है जो आपको ना समझ में आए। डोंट बाइट योर नेल्स मतलब अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा। अब स्टूडेंट्स अमेंडा को अगर हम हिंदी में लिखेंगे या हिंदी में बोलेंगे तो जो एक उच्चारण निकल कर आता है वो होता है अमांडा, ठीक है, अमांडा। लेकिन जो रियल प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका इंग्लिश में वो होगा अमेंडा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, अमेंडा। अमेंडा भी नहीं होता है, एंडा होता है, अमेंडा। लेकिन अमेंडा ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, तो आप इसे अमेंडा कह के ही बुलाएंगे, अमांडा नहीं बोलेंगे। अमांडा जब हम सिर्फ हिंदी अनुवाद में लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है अमांडा, क्योंकि जब हिंदी में लिखते हैं तो उसका उच्चारण में बदलाव हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखना उचित है। लेकिन हम यहाँ पर जब इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर्स भी इंग्लिश में ही लिखने हैं हमको, हिंदी में सिर्फ इसलिए ताकि हमें एक डीपर मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन हमें जब इसका प्रोनाउंसिएशन करना है तो क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, अमेंडा। अब आगे बढ़ते हैं, डोंट हंच। तो हंच का मतलब क्या होता है, हंच का मतलब होता है झुकना या बेंड होना, यानी एकदम इस तरीके से दिखाना कि जैसे बॉडी के अंदर कोई जान ही ना हो, इस तरीके से एकदम सुस्ती सी दिखाना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, एकदम गिरे हुए शोल्डर्स, जैसे थके हुए एकदम नहीं खड़े होते हैं हम लोग, बस उसी तरीके से। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब भी इट इज़ सिमिलर टू हर्ट टू हंच, बट यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि हंच सिर्फ और इट्स रिलेटेड टू योर शोल्डर्स, कंधों से जुड़ा हुआ है। व्हेन इट कम्स टू स्लाउचिंग, इसका मतलब आप इस तरीके से बैठे हो, एकदम यूं एकदम पसर के बैठे हुए हो, एकदम स्ट्रेट नहीं बैठे हो, तरीके से नहीं बैठे हुए हो। जैसे कई लोग होते हैं ना, एकदम बॉडी को इस तरह से आगे झुका के बेंड करके और फिर बैठते हैं, उस तरीके से आप नहीं बैठे हुए हो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर। अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ पे अब अमेंडा बात कर रही है, अमेंडा अपने बारे में क्या बता रही है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी। सोल इनहैबिटेंट मतलब एकमात्र जो जीव रह रहा हो वो कौन है, मैं हूँ। इनहैबिटेंट मतलब रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब रहवासी, तो जो रह रहा है एकमात्र जीव, सोल मतलब एकमात्र, ठीक है जी, वो मैं हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं अपने आप को किस तरीके से देख रही हूँ, यानी जो अमेंडा है वो अपने आप को किस तरीके से देख रही है, एक मरमेड के रूप में, यानी जल परी होती है मरमेड, मरमेड के रूप में, या जो मछली के रूप में स्वरूप में होती है लड़की, उसे कहा जाता है मरमेड। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अब ड्रिफ्टिंग का मतलब है कैरीड स्लोली बाय द वाटर, और ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, मतलब पानी का बहाव उसे एकदम आराम से रिलैक्स एकदम ले जाया जा रहा है। इस स्टैंजा में मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया है, लिटरल मीनिंग जो इसका है वो बताया है। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि पोएट बता रही हैं कि ये जो अमेंडा है, शुरुआत ही किस चीज़ से होती है, अमेंडा की मदर की रोक टोक से। सबसे पहले क्या बोलती है उसकी मदर, अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ। दूसरी बार क्या बोलती है, अमेंडा सीधे होकर बैठो, अपने कंधे इस तरीके से मत गिराओ। तीसरी क्या बोलती है, अमेंडा
क्या कर रही हो, किस तरीके से बैठी हुई हो, सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपरली, इस तरीके से स्लाउच करके मत बैठो। यानी जो पहले 3 फ्रेजेस ही हैं उनमें 3 अलग अलग तरीके की हिदायतें हैं। किसकी तरफ से? अमेंडा की मदर की तरफ से, कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, तो स्टार्ट ही इस चीज़ से हो रहा है ये। तो अमेंडा क्या कर रही है, अमेंडा क्या चाह रही है, द पोएट, मैं आपके लिए ये जो रिटन एक्सप्लेनेशन है उसको भी साथ साथ पढ़ती रहती हूँ ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए समझना। दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा, अ लिटिल गर्ल हु इज़ ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी। अब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा ख्यालों की दुनिया में ही रहते हैं। दे आर ऑलवेज ड्रीमिंग अबाउट कि मैं ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आई एम डूइंग दिस और दैट। हमेशा फ्रीडम की तरफ ही भागते हैं वो। तो अमेंडा भी है, शी इज़ नो डिफरेंट, वो भी कुछ ऐसा ही करना चाह रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है कि हर एक कदम पे अमेंडा की मदर उसे उसकी मिस्टेक्स के लिए, या जो भी वो गलत करती है कि नाखून चबा रही है, तो हर एक चीज़ पे उसे रोक टोक कर रही है। और जैसे ही इसकी मदर इसे टोकती है, अमेंडा जो सपना देख रही होती है, डे ड्रीमिंग, दिन में जो सपना देख रही है, नाखून चबाते हुए सपना देख रही है, वो सपना टूट जाता है। तो वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि अमेंडा को बिल्कुल पसंद भी नहीं आता इतना ज़्यादा बार बार डिस्टर्ब होना। The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails, which is a bad habit. अब देखिए यहाँ पर बच्चे के डे ड्रीमिंग तो डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन क्या ये एक सही हिदायत नहीं है? क्या ये एक सही रोकना नहीं है? क्या नाखून चबाना एक सही आदत है? नहीं, इट इज़ अ बैड हैबिट। लेकिन अमेंडा तो बच्ची है और अमेंडा को अपने सपने से बिछड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट शी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स। मतलब बाद में क्या बोलती है अमेंडा की मदर कि सीधे बैठो, अपने कंधों को इस तरीके से बेंड मत करो, ऐसे झुकाओ मत। And Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. अब देखिए, हम जब बच्चे होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, हम किसी भी तरह बैठ जाते हैं, इस तरह से एकदम सुस्ती की तरह दिखाते हैं कि जैसे बैठा, इतना लेजीली और इतना आलसी तौर पे बैठे रहते हैं कि कोई हमें देखे तो ऐसा लगे कि कितना थका हुआ व्यक्ति है और कितना ज़्यादा जैसे काम किया हो। ठीक है, तो अमेंडा की मदर का कहना है कि इस तरीके से बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बॉडी का एक करेक्ट पोस्चर नहीं होता है। हो सकता है आगे चल के आपको बॉडी में पेन होने लग जाए। दूसरा, उठने बैठने का एक सही सलीका होता है, एक तरीका होता है, और अगर अभी से ये हैबिट नहीं डाली, अगर अभी से ये सही तरीका हमने नहीं सीखा, तो हमें आगे चलकर भी ये तरीका ढंग से नहीं आएगा। ये भी बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। जैसे कचरा फेंकने की आदत है, कचरा फेंकना कहाँ फेंकना होता है? क्या रास्ते पे फेंकना होता है? नहीं, कचरे की जगह होती है डस्टबिन। ठीक है, कचरा पात्र, वहीं पे ही हमें कचरा फेंकना होता है। देयर इज़ अ डस्टबिन, देयर इज़ अ गार्बेज बिन फॉर द गार्बेज। ठीक है, हमें हमारी प्रॉपर्टी को या स्ट्रीट्स को या फुटपाथ्स को, इनको ख़राब नहीं करना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आदत हमें बचपन से ही हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, और तभी ये आदत हमारे अंदर इनकलकेट होती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। यानी ये जो आदत है वो सीखी हुई नहीं रहती, वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। जिस तरीके से हम रोज़ ब्रश करते हैं तो हमें याद नहीं करना पड़ता कि हमें ब्रश करना है, वो हमारी लाइफ का, हमारे रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। तो उसी तरीके से ये जो हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए यही है कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से जो सिखाते हैं उन्हें हम सीखते रहें और वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। और यहाँ पर यही हो रहा है कि अगर अब जब अमेंडा बड़ी हो रही है और इसकी मदर ने इसको ये सब कुछ नहीं अगर सिखाया स्टूडेंट्स, तो मुश्किल होगा अमेंडा के लिए ये सीखना कि उठना बैठने का सलीका क्या होता है, बिहेवियर का सही तरीका क्या होता है। अब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं? आर यू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन?
बताइए स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर लिखिए कि आप क्या रिस्पॉन्सिबली कचरा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, हमेशा कचरा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। कोई भी इसमें बहादुरी नहीं है, कोई ब्रेवरी नहीं है कि हमने कुछ खाया और उसका जो कचरा है वो हमने यूं ही सड़क पे फेंक दिया। कई लोगों का ये बहाना होता है कि वहाँ पे डस्टबिन नहीं था या वहाँ पे कुछ भी ऐसा था नहीं जहाँ हम कचरा फेंक सकें। ऑलवेज़ कैरी अ बैग विद यू, हमेशा अपने पास एक छोटा बैग आप रख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये बात बता रही हूँ तो ये मत सोचिए कि कौन अपने साथ एक बैग कैरी करके चलेगा। सिर्फ यही वजह है कि चूँकि अगर आपको बचपन से ये चीज़ की हैबिट नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है कि अभी आपको ये आदत डालने में अचानक से थोड़ा ज़ोर आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपके रूटीन का हिस्सा हो जाएगी और आप कभी भी अपनी इच्छा से कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हमेशा डस्टबिन में ही फेंकेंगे। Now at this point of time when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. अब यहाँ पर आपको याद है एक वर्ड यूज़ हुआ था emerald. If you remember, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था emerald sea. पहले तो जान लीजिए एमरल्ड क्या होता है। एमरल्ड एक तरीके का कलर भी होता है और एक तरीके का स्टोन भी होता है। और कलर कौन सा होता है? ये एमरल्ड ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, बहुत डार्क ग्रीन होता है जिसमें हल्का सा हिंट ऑफ ब्लू भी होता है, और वो ही कलर होता है ना, उसे ही एमरल्ड भी कहा जाता है। और ये स्टोन्स कहाँ मिलते हैं? समंदर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही सुंदर स्टोन्स होते हैं और समुद्री रंग भी यही होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो कलर है, ग्रीनिश कलर जो है, उसी की बात हो रही है, डीप ग्रीन सी। वो एमरल्ड की वजह से ही कहीं ना कहीं कलर आता है सी के अंदर, समुंदर में। तो यहाँ पर है कि जब उसकी मदर उसे डांट रही है तो अमेंडा को कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना डे ड्रीमिंग में बिजी है। ऑल्दो वो बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या कर रही है, अब फिर भी अपने ख्यालों में एकदम खोई हुई है। और क्या सोच रही है वो? कि वो अपने आप को देख रही है कि एक बहुत ही गहरा, हरा और सुंदर सा समुंदर है और वो वहाँ पर है। And she imagines herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way. यानी आराम से एक जल परी बनके और इतने सुंदर जगह पे अकेले, जैसे वो चाहती है वैसे वो लाइफ जी रही है। और ये हमारी रियल लाइफ से भी कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल है कि स्पेशली जब हम छोटे थे उस समय हमें ये लगता था कि इतनी ज़्यादा रोक टोक है, कभी हमें कोई कुछ समझा रहा है, कभी हमें कोई कुछ कह रहा है, तो ये लोग क्यों हैं यहाँ पर? काश हम एकदम अकेले होते तो हम जैसा चाहते उस तरीके से हमारी लाइफ जी सकते थे। बट आई टेल यू कि जब अकेले हम रहते हैं तो कुछ समय के लिए हमें वो फ्रीडम ज़रूर लग सकती है, बट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज we start missing our family members and we start missing people around us. हमें अपने इर्द गिर्द लोग भी चाहिए जिनसे हम बातें कर सकें, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम लोगों के साथ रहें। लेकिन अभी अमेंडा इतनी बच्ची है कि उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, इसलिए शी इमेजिन्स herself like a mermaid and she is living, she is the only soul, she is the sole person who's living there. Now she says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. यानी वो क्या चाह रही हैं यहाँ पर? वो ये चाह रही हैं कि ये जो बहता हुआ ये जो पानी है समुंदर का, और इसमें जो करंट है, करंट यहाँ पर बिजली का झटका नहीं है, करंट यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो समुंदर में अलग अलग जो रिवर्स मिलती हैं और उनका जो एक अलग अलग बहाव होता है, मैं भी उस बहाव के साथ बह जाऊं और जहां ये पानी मुझे लेकर जा रहा है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी विचार के, मैं भी उसी पानी में बहती चली जाऊं। ओके, यही है जो वो जो अमेंडा है वो इस वक्त सोच रही हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है और लास्ट का पैराग्राफ मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। वह खुद को एक जलपरी की तरह कल्पना करती हैं जो वहाँ अकेली है और बहुत आराम से अपना जीवन जीती है, और वह कहती है कि वह पानी के बहाव में बह जाना चाहती है और वहाँ के आरामदायक माहौल में, एकदम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में खुद को महसूस करती हैं और अपने आप को वहीं महसूस करना चाहती हैं, वहीं रहना चाहती हैं जहाँ किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, एंड देयर इज़ नो वन टू डिस्टर्ब हर। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा स्टैंजा 2।
इसमें वो कहती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अब यहाँ फिर से इनके सपनों के बीच में कौन आ गया है, जो अमेंडा सपने देख रही है अपने जल परी बनने के, फिर से वो कौन डिस्टर्ब कर रहा है, अगेन हर मदर। एंड व्हाट इज शी सेइंग, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म किया। अमेंडा, अगेन इट इज लाइक, आपने अपना होमवर्क खत्म किया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना, क्या तुमने वो किया अमेंडा। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स बेसिकली जो ड्रीम सीक्वेंस है ना अमेंडा का, वो है, इट इज़ अ ड्रीम सीक्वेंस ऑफ अमेंडा, यानी पैरेलल चीज़ चल रही है कि यहाँ पर तो जो अमेंडा की मदर है वो उसे डांट रही है, और यहाँ जो अमेंडा है उस पर कोई असर ही नहीं है, वो बस ऐसे अपने ख्यालों में खोई हुई है और अपना सपना देख रही है। तो यहाँ उसकी मदर ने उसे वापस से 3 चीज़ों के लिए डांट दिया, एक तो होमवर्क के लिए, एक जूतों के लिए, और क्या रूम साफ़ किया उसके लिए। तो 3 चीज़ों के लिए डांट रही हैं। और अमेंडा क्या सोच रही है यहाँ पे, आई एम एन ऑर्फन। अब ऑर्फन कौन होते हैं, अनाथ, यानी जिसके पेरेंट्स नहीं होते। तो अमेंडा क्या है, अनाथ है। कहाँ है अनाथ, रियल लाइफ में अनाथ नहीं है, उसकी मदर तो है ही ना जो उसे डांट रही है। अपने सपने में अमेंडा अपने आप को एक अनाथ लड़की की तरह इमेजिन कर रही है। ऐसा क्यों भाई, कौन बच्चा ये चाहेगा कि उसके पास उसके पेरेंट्स ना रहें। तो अमेंडा ऐसा क्यों चाह रही है। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है, स्ट्रीट का मतलब बेसिकली है रोड, और रोमिंग का मतलब होता है उस रास्ते पे यूं ही चले जाना, रोम अराउंड, यानी इधर उधर टहलना भटकना, ये होता है रोमिंग का मतलब। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। अब इसका क्या मतलब है कि अपने आप को अनाथ भी महसूस कर इमेजिन कर लिया है, और उसके बाद अपने आप को इस क्या इमेजिन कर रही है, ये जो हश्ड है, हश्ड का मीनिंग भी दिया गया है, ये है एकदम आपने बोला कि तो जो होता है वो बेसिकली हश होता है। तो हश एकदम जो है वो बताता है चुप्पी को या साइलेंस को। तो यहाँ क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, एकदम ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नॉइज़ नहीं है, किसी की भी प्रकार की कोई आवाज़ ही नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या है, वो है कि मैं एक जो रास्ते पे जो चल रही हूँ वो बेयर फीट यानी नंगे पैर चल रही हूँ, नंगे पैर चल रही हूँ, कहाँ, रास्ते पे। और वहाँ की जो सॉफ्ट डस्ट है ना, एकदम साइलेंट है, आसपास कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी नॉइज़ नहीं है, मैं एकदम सॉफ्ट डस्ट के ऊपर चल रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि ये जो साइलेंस है ना, ये जो सन्नाटा है, ये एकदम मुझे सुनहरा लग रहा है, बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है मुझे कि कोई कुछ बोल नहीं रहा। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और ये जो फ्रीडम है ये मुझे इतनी प्यारी लग रही है। अब ये ड्रीम उसने क्यों देखा इस तरीके का, क्यों वो ऐसा चाहती है कि उसके काश वो एकदम अकेली होती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करती या अपनी माँ से बहुत ही नफ़रत करती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बच्चे की अगेन एक इनोसेंस को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर भी इनोसेंस ही है, इनोसेंस ही है। और वो कैसे है वो इनोसेंस, वो इस तरीके से है कि यहाँ वो ये चाह रही है कि अरे मुझे ये बार बार डिस्टर्ब मत करो, काश मेरे मम्मी पापा ही नहीं होते, मैं अकेली होती और घूम फिर रही होती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, जिस रास्ते पे मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ चली जाती, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करता, कहाँ जा रही हो, कहाँ कब आओगी, क्यों जा रही हो या नहीं जाना है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं जाता। तो वो इस फ्रीडम को चाहने के लिए आउट ऑफ इनोसेंस ये चीज़ सोचती हैं कि मैं तो काश ऑर्फन होती। ये देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन, दैट हियर द पोएट सेज दैट अमेंडा's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned her room or not, and moreover she is also reminded to clean her shoes, मतलब कमरा और जूते साफ करे हैं नहीं और होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं।
So here we can see that mother is constantly asking her questions regarding her homework being done or not, or whether she had cleaned up her room and shoes or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instructions, यानी इस दौरान जब उसकी मदर उसे डांट रही थी और इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, अमेंडा क्या कर रही थी? शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, एक अनाथ में समझ रही थी, हु इज़ रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, एंड दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट्स। यानी अगर उसकी मदर नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, तो वो इतना जो बहुत ही ये जो साइलेंस है वो इतना महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है कि वह आगे कहती कि मुझे बहुत आज़ादी प्यारी है अपनी, और यही मतलब है कि जब वह अपनी माँ के साथ होती हैं तो वह कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। तो यही इसका मीनिंग है कि वो फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, और अभी उन्हें फ्रीडम नहीं लग रही है अमेंडा को। कुछ भी करने से पहले या तो परमिशन लेनी पड़ती है, या कुछ भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उन्हें वो परमिशन दी ही नहीं जाती, एक किस्म की रोक टोक रहती है, और यही रोक टोक जो है वो अमेंडा को पसंद नहीं आ रही है, और यही कारण है कि वो आउट ऑफ इनोसेंस ये सोचने लगती है कि काश मेरे पेरेंट्स ही नहीं होते तो मैं और भी अच्छे से इंजॉय करके जी रही होती। ये आगे का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। She would have drawn designs on the soft dust with her uncovered feet very quietly। अब ये जो रास्ते की जो सॉफ्ट जो रेत है या मिट्टी है वो उस पर अलग अलग डिज़ाइंस बनाना चाहती थी अपने पैरों से, और ये बच्चों का एक बहुत ही पसंदीदा काम होता है। जब पानी में बैठे रहते हैं तो छप छप छपाक एकदम पानी में पैर पीटते रहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों को बहुत अच्छी लगती है करना। उनमें से एक चीज़ है कि वो जो रेत होती है उस पर अपने पैरों से ड्राइंग बनाना बहुत पसंद करते हैं, और यही सब करना अमेंडा को भी पसंद है और वही ये सब करना भी चाहती है। बट हर मदर वॉन्ट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, सब अच्छे से वो करना चाहती है। तो अगर आपने देखा हो कि, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी किया है या नहीं। अक्सर ये होता है कि कई ऐसी कार्स होती हैं जो कई बार बहुत ही गंदी होती हैं, गंदी मतलब डर्टी होती हैं, बहुत उन पर धूल मिट्टी जमा होती है। तो बहुत से बच्चे वहाँ जो कांच जो होता है, स्पेशली जो पीछे वाला रेयर मिरर जो ग्लास होता है पीछे, वहाँ पर या तो अपना नाम लिख देंगे, उंगली से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, या वो किसी और का नाम लिख देंगे, या कुछ भी लिखकर चले जाएंगे, XYZ जो मन में आता है, या कई बार ड्राइंग बनाकर चले जाते हैं। दे जस्ट लव डूइंग इट। लेट मी टेल यू, सिर्फ बच्चे ही नहीं होते जिन्हें ये करना अच्छा लगता है, कुछ बड़ों को भी कई बार ऐसा कुछ करना बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी उन बच्चों में से हैं या उन बड़ों में से हैं जिन्होंने कभी ऐसा किया है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्सेस कि आपने क्या कभी भी किसी भी कार पे या किसी और व्हीकल पे या कहीं भी और जिस पे बहुत ही धूल मिट्टी जमा हो और फिर उंगली से कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। अगर की है तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिए स्टूडेंट्स, मैं जानना चाहूँगी। और यहाँ पे जो अमेंडा है वो यही सब करना चाह रही है। हर मदर वॉन्ट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। वो मदर तो चाह रही कि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, लेकिन हमारी अमेंडा के तो कुछ और ही प्लान्स हैं। और वो क्या प्लान्स हैं? काश मिट्टी हो, काश मैं उसमें ड्राइंग बनाती रहूं, काश मैं ऑर्फन रहूं कि मुझे कोई वो ड्राइंग बनाते हुए डिस्टर्ब ना करे, और मुझे ये जो साइलेंस है वो मेरे लिए बहुत ही क्रूशल और प्रेशियस है। क्रूशल मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्रूशल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है मेरे लिए, यानी प्राइसलेस। और यहाँ मैं आपके लिए लिख रही हूँ अनमोल, कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है ये। ओके, तो यही सब है जो अमेंडा करना चाहती हैं। अभी जो मैंने आपको हिंदी अनुवाद भी लास्ट पैराग्राफ का बताया वो भी यही था। ये हिंदी अनुवाद है इस पूरे एक्सप्लेनेशन का। आई होप स्टूडेंट्स जो मैंने अभी तक आपको स्टैंजा 2 तक समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं स्टैंजा 3 की तरफ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda?
अगेन देयर आर 3 कंप्लेंट्स। पहली क्या है, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, बहुत चॉकलेट खा ली। अब चॉकलेट के लिए मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि अमेंडा को कौन सी प्रॉब्लम है, एक्नी की। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मीनिंग समझिए। एक्ने का प्रॉब्लम मतलब होता है जो फेस पे कई बार पिंपल्स निकल आते हैं या दाग धब्बे भी निकल आते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्नी। ठीक है, अब कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक्ने, एक्ने, बट इट इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। एक्ने नहीं होता, एक्नी होता है। क्या होता है, एक्नी, एक्नी। तो एक्नी का मतलब होता है कि पिंपल्स आना या कि दाग धब्बे हल्के से हो जाना चेहरे पे। तो ज़्यादा चॉकलेट खाने से, कहते हैं ना कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, ज़्यादा टॉफ़ीज़ मत खाओ, दांतों में कीड़े लग जाएंगे, फिर सारे दांत गिर जाएंगे। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स और इसी तरीके की चीज़ों के बारे में हम बार बार समझाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि ये जो अमेंडा की मदर है वो क्या कर रही है, अमेंडा को मना कर रही है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें एक्नी की प्रॉब्लम है अमेंडा। और प्लीज़ जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही। ये तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर जगह कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं और बच्चों का ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि वो कहीं और सपने में खोए होते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं। और ये हरकत पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करती है और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू लुक एट मी, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओके, अगेन द ब्रैकेट पार्ट बिगिंस। ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है वो है अमेंडा का ड्रीम सीक्वेंस, यानी जो वो ख्वाबों ख्यालों में खो जाती हैं वो है। तो यहाँ क्या लिखा है? आई एम Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। इसका ये मतलब है कि वो अपने आप को रपंजल से कंपेयर करती है और सोच रही होती है। अब रपंजल कौन है? रपंजल ये एक डिज्नी प्रिंसेस है। डिज्नी प्रिंसेस का मतलब है जैसे डिज्नी प्रिंसेस का मतलब है जैसे स्नो वाइट हो गई है या जैस्मीन हो गई हैं, ये सब डिज्नी की प्रिंसेस हैं। और ऐसे ही प्रिंसेस एक हमारी है रपेंजल। तो रपेंजल जो है वो एक क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है? रपेंजल को एक जादूगरनी, मुझे कहना ठीक होगा कि एक जादूगरनी होती है, विच जो जिसे हम कह सकते हैं, वो उसे जब वो छोटी सी थी, 1 साल की भी नहीं हुई होगी, उसे चोरी करके अपने साथ ले गई और कहाँ रखती थी? एक टावर में रखती थी। उस टावर के जो टॉप का जो रूम होता था वहाँ रखती थी। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है? क्योंकि इसके जो बाल थे रपेंजल के, गोल्डन बाल थे, गोल्डन हेयर, और वो बाल कभी भी कट नहीं किए गए थे। आप देखिए कितने लंबे हेयर हैं इसके, सो लेंदी, सो लॉन्ग हेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं। और इसके हेयर में एक मैजिकल पावर होती है। ठीक है, रपेंजल के जो हेयर हैं वो एक मैजिकल पावर उसमें होती है और वो विच उस मैजिकल पावर को लेना चाहती है। अब अगर ये हेयर कट हो जाता है या बालों को काटा जाता है तो वो मैजिकल पावर चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिटेल है रपेंजल की, और भी अच्छी स्टोरी है ये, अगर आपने देखी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप रपेंजल इस डिज्नी कैरेक्टर के बारे में जानते हैं या नहीं। अगर जानते हैं अमेजिंग स्टूडेंट्स, नहीं जानते हैं तो देखिए, स्टोरी भी पढ़ सकते हैं और रपेंजल पे मूवीज़ भी हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मूवीज़ हैं, बहुत ही बढ़िया डिज्नी प्रिंसेस, डिज्नी कैरेक्टर है ये। तो इसकी जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती। ये इसने कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी होती है, वो बहुत ज़्यादा बाहर जाना चाहती है, वो हमेशा उस टावर में ही कैद रखती है क्योंकि उसको वो विच बाहर से निकलने ही नहीं देती है। लेकिन ये बात हमारी अमेंडा नहीं समझती। उसे ये लगता है बिकॉज अमेंडा इज़ अगेन अब छोटी बच्ची ही तो है, तो यहाँ पर जो अमेंडा है उसे ये लगता है कि रपेंजल की लाइफ कितनी अच्छी है, उसे किसी से भी डील नहीं करना पड़ता, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, जैसे चाहे वैसे रह सकती है। तो वो यही सोचती है कि मैं रपेंजल बनना चाहती हूँ और मेरे को कोई परवाह नहीं है, आई डू नॉट केयर, एंड लाइफ इन दिस टावर इज़ लाइक ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बहुत ही काम, एंड क्वाइट मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ।
I will certainly never let down my bright hair. यानी अगर मैं रपेंजल जैसा लाइफ जीऊँ और मैं भी उसके जैसे, मेरे भी उसके जैसे गोल्डन ब्राइट हेयर हों और उतने ही लंबे हेयर हों, मैं कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने हेयर कट नहीं कराऊंगी. आई विल नेवर लेट गो माई लवली ब्यूटिफुल हेयर. क्योंकि रपेंजल जो होती है वो अपने हेयर का, इतने सुंदर हेयर का एक सेक्रीफाइस करती है किसी की लाइफ बचाने के लिए. अब वो किसकी लाइफ बचाने के लिए करती है, अगर आपने ये डिज्नी ये मूवी देखी है या स्टोरी जानते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे. अगर जानते हैं स्टूडेंट्स, काइंडली राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स कितना फेमिलियर हैं और कितना जानते हैं इस कैरेक्टर के बारे में. ओके, तो ये हो गया है इसका, यहाँ पर है इसका रिटन एक्सप्लेनेशन कि किस किस बारे में है ये स्टेंजा और यहाँ क्या क्या वो करना चाहती है, क्यों डांट रहे हैं उसे. ये है इसका हिंदी अनुवाद कि यहाँ आपको ये बताया जा रहा है बेसिकली कि जो अमेंडा है उसकी मदर उसे डांट रही है, उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही है और कह रही है तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन हमारी अमेंडा सुन नहीं रही होती है, उसका ध्यान कहीं और होता है और इस पर वो एक बार और डांट खाती है अपनी मदर से कि जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही. लेकिन अमेंडा का ध्यान कहाँ है, पूरी तरीके से अमेंडा का ध्यान है ये सोचने में कि पहले मरमेड की तरह खुद को सोच लिया, फिर ऑर्फन की तरह खुद को सोच लिया, और तीसरा जो अपने आप को सोच रही हैं वो किसकी तरह सोच रही हैं, वो सोच रही हैं अपने आप को रपेंजल की तरह. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले स्टेंजा में क्या है. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I am nagged at you, Amanda. अब nagged का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं कि harass, यानी कि मैं तुम्हारा शोषण कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही प्रताड़ित कर रही हूँ, यानी I am torturing you. मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें परेशान कर रही हूँ. तो टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, ये सभी nagged के सिनोनिम्स कह सकते हैं हम. तो यहाँ पर है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. सल्किंग का मतलब क्या होता है कि सारे दिन मुंह फुलाकर रहना कि मुझे कितना डिस्टर्ब किया जा रहा है, और हमेशा इस तरह से कि जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, जब देखो मुझे ये सुनाते रहते हैं. तो यही है अमेंडा का यहाँ पे रोल कि वो उसकी मदर फिर से उसे कह रही है कि स्टॉप डूइंग दिस. और अमेंडा जो है, अमेंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी. ऑलवेज मूडी का मतलब है कि तुम्हारे जो मूड हैं वो 2-2 मिनट में चेंज होते रहते हैं. मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, यानी कभी तुम एकदम खुशी खुशी रहती हो और कभी तुम एक सेकंड में दुखी हो जाती हो और कभी तुम दूसरे ही सेकंड में क्या हो जाती हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हो. तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अमेंडा को किस तरीके से डांट पड़ रही है फिर से. तो इसका रिटन एक्सप्लेनेशन ये देख लेते हैं कि अमेंडाज मदर नाउ वांट्स हर फॉर बिहेविंग इन अ वेरी ऑड मैनर. बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर रही है अमेंडा और उसके लिए उसे डांट पड़ रही है. एंड शी आस्क्स हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड. मोरओवर शी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड. तुम्हारा मूड, कभी तो तुम एकदम खुश हो जाती हो, कभी तुम नाराज़ हो जाती हो, अभी तुम मुंह फुलाकर बैठी हो. तुम्हारा ये कितना ऑड मैनर है या कितना ऑड रवैया है, अजीब रवैया है. So she also scolds her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. मतलब तुम्हारा ये जो behavior है ना, जो तुम जिस तरीके से अपना attitude रख रही हो, ये देखकर लोग हो सकता है ये बोलने लग जाएंगे कि अमेंडा की जो मदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करती है और बहुत ही ज़्यादा अमेंडा को टॉर्चर करती है, दुखी कर लेती है उसे. तो तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो. सो हियर वी कैन से दैट दो अमेंडा इज़ ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर ऑन एवरी स्मॉल थिंग, बट शी कैंट रिएक्ट टू दिस. इफ शी रिएक्ट्स टूवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल, हर मदर takes this against her sense of pride and scolds her that she should not behave like this, as others would think that Amanda's mother is very dominating towards her child.
ये इसका हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं और इसका बेसिकली मीनिंग ये निकल कर आता है स्टूडेंट्स कि जब अमेंडा अपने ड्रीम सीक्वेंस में थी, यानी अपने ख्वाबों ख्यालों में थी, कभी अपने आप को क्या क्या सोचा, क्या क्या इमेजिन करा है उसने अपने आप को इमेजिन किया है। सबसे पहले तो उसने अपने आप को इमेजिन किया कि वो क्या है, एक मरमेड है। फिर उसने अपने आप को इमेजिन किया कि वो एक ऑर्फन है, और फाइनली उसने अपने आप को तीसरा क्या इमेजिन किया कि वो रपुंज़ल है। रपुंज़ल का कौन है, एक डिज्नी प्रिंसेस, ठीक है। ये सब इमेजिन करने के बाद जब वो इतना ज़्यादा उसकी माँ उसे टोक रही थी, शी वॉज इंस्ट्रक्टिंग हर कॉन्स्टेंटली, हर मदर वॉज आस्किंग हर इफ़ शी हैज़ डन दिस, हर होमवर्क, इफ़ शी हैज़ टाइडी हर रूम एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और इतना ज़्यादा टोका टोकी जब हो गई थी तो अमेंडा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपने ख्वाबों ख्यालों में थी, वो अपना ही एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में वो जी रही थी। तो इसीलिए अमेंडा को बुरा लगा और अब वो मुंह फुलाकर बैठ गई कि मेरी मदर मुझे इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। तो जब वो ऐसे मुंह फुलाकर बैठी तो अमेंडा की मदर को और तेज़ गुस्सा आ गया कि तुम अगर ऐसे मुंह फुलाकर बैठोगी और इस तरीके से बिहेव करोगी तो लोग ये सोचेंगे मैं तुम्हें बहुत हैरास करती हूँ। तो इससे ये समझ के में आता है कि अगर अमेंडा को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसकी मदर उसे बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही है और टोक रही है, तो वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे सकती। बच्चे को बुरा लग रहा है या उसको या उसको पसंद नहीं आ रहा है, इस बात का वो रिएक्शन तक नहीं दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसने रिएक्शन दिया तो उसके पेरेंट्स और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, जैसे इस केस में हमारी अमेंडा के साथ हो रहा है। जैसे ही वो उदास हुई, जैसे ही थोड़ी सी अपसेट हुई कि मेरी मदर मुझे इतना ज़्यादा टोक रही है, वैसे ही उसकी मदर ने कह दिया कि तुमने अगर अपना मुंह फुलाया या तुम इतना उदास रही तो तुम्हें लोग देखेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोम जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी पोम है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही पैरेलल चलती हैं। एक तो ये चल रहा है पैरेलल कि मदर जो है वो अमेंडा का भला ही चाहती है, इसलिए उसे टोक रही है। लेकिन जो अमेंडा है उसका वो इस चीज़ को ना तो इतना अभी मैच्योर हुई है कि वो समझ सके कि उसकी मदर जो है उसको क्या समझाना चाह रही है या उसे क्या कहना चाह रही है। शी इज़ नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि वो इस बात को समझ सके। तो इसलिए जो पैरेलल थॉट्स चल रहे हैं अमेंडा के दिमाग में कि एक्चुअली पैरेलल थॉट्स चल रहे हैं कि एक तरफ अमेंडा सोच रही है कि मुझे मेरी मदर टोक रही है, एक तरफ मदर चाह रही है कि मेरी बच्ची एकदम सुधर जाए और एकदम इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अब वो बड़ी होती जा रही है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, मैच्योर बनने की ज़रूरत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है दैट कौन सही है और कौन गलत। यहाँ ये बताया गया है कि ये जो एक स्ट्रगल होती है ना लाइफ की, और ये जो गैप है अमेंडा के और उसकी मदर के बीच में, वो गैप में एक स्ट्रगल रहता है जहाँ मदर जो है भला चाह रही है अपनी बच्ची का, और बच्ची जो है वो जो उम्र में बढ़ रही है, जो बड़ी हो रही है, उससे डील कर रही है, उससे स्ट्रगल कर रही है कि वो कैसे अपना ड्रीमिंग सीक्वेंस छोड़ के, जो अपने सपने देख रही है उससे कैसे छोड़ के और वो एक मैच्योर वर्ल्ड में जाए जहाँ पर उसे ये जो फ्रीडम मिलती है ये ड्रीम्स देख के, उस फ्रीडम को वो पीछे छोड़ के और कैसे इस रियलिटी और इस मैच्योर वर्ल्ड में जाए जहाँ उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ लेनी पड़ेंगी। और यही था हमारी इस पोम का एंड। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को भी ये पोम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बहुत इसे रिलेटेबल भी फील कर रहे होंगे। रिलेटेबल इसलिए क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो बढ़ती उम्र का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ लेने का और जितनी भी हमारी सोचने विचारने की जो फ्रीडम है, कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ने का जो स्ट्रगल है वो हर बच्चे ने ही किया है। और उसी समय पे आपके पेरेंट्स जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो रोका टोकी करते हैं, वो सब भी हर एक बच्चे ने भी सहा ही है। जब पेरेंट्स भी इनफैक्ट बच्चे थे तो उन्होंने भी ये फेस ज़रूर किया होगा। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल पोम है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से इसके समझना। आई होप आपको यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस एक्सप्लेनेशन के दौरान जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं या पूछी हैं, डस्टबिन वाला क्वेश्चन है या रेत
पे अब कुछ आकृति बनाने वाला क्वेश्चन है, जो ड्राइंग्स बनाने वाला है, उनको आंसर्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। और इसी के साथ आखिर में मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए www.magnetbrains.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।